गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पुनः इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्लुएंस एकेडमी एक बार फिर से आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स में वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ लेके आए हैं। पिछले वीडियो में आपने कूलॉम का नियम पढ़ा था। कूलॉम का नियम पढ़ते समय आपने देखा था कि इसका परिमाण कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वैद्युत बल का मान कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़ चुके थे। 1/4πε0 Q1 Q2 r² न्यूटन। तो इस सूत्र के द्वारा, इस फार्मूले के द्वारा हम केवल वैद्युत बल का परिमाण या मान ज्ञात कर सकते हैं, जबकि कूलॉम का नियम दो वैद्युत बलों के लिए लगता है और वैद्युत बल एक सदिश राशि है। तो जब ये सदिश राशि है तो इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी। तो उस दिशा को दिखाने के लिए इसकी हमें आवश्यकता पड़ी कूलॉम के नियम के सदिश रूप की। तो उसी का फार्मूला आज हम लोग लिखने जा रहे हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था एप्सिलॉन जीरो निर्वात की विद्युतशीलता थी, जिसका मान हम लोगों ने पढ़ा था एप्सिलॉन 0 = 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। पिछले वीडियो में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज था, हो सकता था ये मात्रक थोड़ा उल्टा लिख गया हो। फिर भी आप लोग चेक कर लें, गलत पढ़ लिया हो तो उसको सही कर लें, वैसे सही होगा। ये कूलॉम स्क्वायर यहाँ पर ऊपर रहता है, अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। हो सकता है शायद गलत लिख गया हो, वैसे ये वाला सही है। तो यहाँ तक हम लोग रिवीजन कर चुके थे। आज हम लोग कूलॉम के नियम का सदिश रूप सीखने जा रहे हैं। तो कूलॉम के सदिश रूप को समझने के लिए हम समझ लें कि सबसे पहले ये स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर पुनः इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्लुएंस एकेडमी एक बार फिर से आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स में वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ लेके आए हैं। पिछले वीडियो में आपने कूलॉम का नियम पढ़ा था। कूलॉम का नियम पढ़ते समय आपने देखा था कि इसका परिमाण कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वैद्युत बल का मान कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़ चुके थे। (1/4πε0 Q1 Q2 r² न्यूटन। तो इस सूत्र के द्वारा, इस फार्मूले के द्वारा हम केवल वैद्युत बल का परिमाण या मान ज्ञात कर सकते हैं, जबकि कूलॉम का नियम दो वैद्युत बलों के लिए लगता है और वैद्युत बल एक सदिश राशि है। तो जब ये सदिश राशि है तो इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी। तो उस दिशा को दिखाने के लिए इसकी हमें आवश्यकता पड़ी कूलॉम के नियम के सदिश रूप की। तो उसी का फार्मूला आज हम लोग लिखने जा रहे हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता थी, जिसका मान हम लोगों ने पढ़ा था एप्सिलॉन 0 =
85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। पिछले वीडियो में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज था, हो सकता था ये मात्रक थोड़ा उल्टा लिख गया हो, फिर भी आप लोग चेक कर लें, गलत पढ़ लिया हो तो उसको सही कर लें, वैसे सही होगा। ये कूलाम स्क्वायर यहाँ पर ऊपर रहता है, अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। हो सकता है शायद गलत लिख गया हो, वैसे ये वाला सही है। तो यहाँ तक हम लोग रिवीजन कर चुके थे। आज हम लोग कूलाम के नियम का सदिश रूप सीखने जा रहे हैं। तो कूलाम के सदिश रूप को समझने के लिए हम समझ लें कि सबसे पहले दो बिंदु आवेश हैं। अब बात आती है कि बिंदु आवेश क्या होता है। बिंदु आवेश का अर्थ होता है कि ऐसे कोई दो सूक्ष्म आवेश जिनके बीच की दूरी उन आवेशों की तुलना में बहुत अधिक हो। ऐसे आवेश, ऐसे दो बिंदु आवेश जिनके बीच की दूरी उन आवेशों की तुलना में, आवेशों की कंपेयरिंग में बहुत छोटी हो, तब ऐसे आवेशों को बिंदु आवेश कहा जाता है। जैसे एक ये बिंदु, एक ये बिंदु है और इन्हीं पे कोई चार्ज रखा हुआ है और इनके बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो इन आवेशों की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए इनको हम बिंदु आवेश मानेंगे। तो ये दो बिंदु आवेश हैं ए और बी। अब इनकी पोजीशन बताने के लिए, पोजीशन या स्थिति बताने के लिए हमने यहाँ पे कोई एक मूल बिंदु ओ माना है, वहाँ से एक्स, वाई और जेड अक्ष खींच दिए। इन दोनों बिंदु ए और बी की स्थिति बताने के लिए हमने एक मूल बिंदु ओ माना है और एक्स, वाई, जेड अक्ष खींच दिए हैं, ये त्रिविमीय है। और इस बिंदु ए पर आवेश Q1 रखा है और बिंदु बी पर आवेश Q2 रखा हुआ है। बिंदु ए की जो वेक्टर r जो हमने लिखा है r1 दूरी, तो यहाँ से लेकर इसका सदिश r1 है। ओ से लेकर ए तक का जो सदिश है ओ ए r1 और ओ बी r2 वेक्टर है। और बी से लेकर के तक या ए बी दोनों लिख लो। ए बी बराबर ए से बी तक चाहिए, ए से बी तक, तो ओ बी माइनस ओ ए, और ओ बी क्या है R2, R2 माइनस R1। इसी प्रकार हमें बी ए लिखना हो तो बी ए हो जाएगा ओ ए माइनस ओ बी R1 माइनस R2। ये हमने वेक्टर फॉर्म लिख ली है। यहाँ पर F12 F21 का मतलब क्या है, इनको हम लोग और समझ लेते हैं। यहाँ पर F12 का अर्थ है कि आवेश टू के द्वारा आवेश एक पर लगने वाला बल। और F21 का अर्थ है आवेश 1 के द्वारा आवेश 2 पर लगने वाला बल।
यहाँ पर हम यही वाला बल निकाल लें F12, पहले पर बल दूसरे के कारण निकाल लेते हैं। 1/, वेक्टर आर ये परिमाण है, वेक्टर आर का स्क्वायर कैप एन। यहाँ पर ये कैप एन इकाई सदिश को बताता है, हमें इसका इकाई सदिश भी निकालना पड़ेगा जिसका फार्मूला होता है आर कैप बराबर वेक्टर आर बटे परिमाण आर। इसकी दिशा और लिख लो। F12 देखिए बल किधर को लग रहा है, ये 12 है, पहले पर बल लग रहा है दूसरे के कारण, तो इसकी दिशा, इस पहले पर बल दूसरे के द्वारा इधर की ओर लग रहा है तो हम लोग इधर की ही दूरी लिखेंगे। इधर की दूरी है ये 2-1, यानी दूसरे से एक की ओर, ये लिखा 2-1। 2-1 का अर्थ है दूसरे वाले आवेश से पहले आवेश की तरफ। और यदि हमें लिखना होता है F21, यानी दूसरे वाले आवेश पे पहले वाले द्वारा कितना बल लग रहा है उसकी दिशा में चाहिए होती, तो हम लोग लिखते R12। चलिए इसका भी यहाँ पे परिमाण भी लिख देते हैं 2-1। आर कैप का यहाँ से मान लगा लो, वेक्टर आर अपॉन, अब यहाँ पे हम देखते हैं ये R21 स्क्वायर पहले से ही चल रहा है और एक और आ गया तो ट्रिपल हो जाएंगे, 3 घात हो जाएगी। अपान 4πε0 Q1 Q2 अपान R21 R21। और इसको सही से लिखना हो एक और पदों में हम लोग लिख सकते हैं माइनस R2 का क्यूब। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, अभी ये भी छूट गया है, R2 R1 माइनस R2। ये वाला फार्मूला हम लोगों को तैयार कर लेना है। इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी हमने F12 निकाला है, F21 निकालना चाहें तो ऐसे हो जाएगा, केवल साइड इसकी बदल जाएगी, चिन्ह बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर परिमाण में बराबर बल लगा रहे हैं, लेकिन केवल दिशा दूसरी है, केवल दिशा उसकी पलट जाएगी, इसीलिए माइनस लगा हुआ है। दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, दोनों के द्वारा बराबर बल लगाए जा रहे हैं, बस दिशा पलट जाती है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए तभी इसको साफ किया जाए। यहाँ पर OA का मतलब है R1, O से लेकर A ये पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है R1, और OB की स्थिति सदिश R2 है। तो हमें AB चाहिए होगा, AB, तो हम OB माइनस OA कर देते हैं, तो R2 माइनस R1। इसको और अच्छे से समझना हो तो एक तरीके से और भी समझ सकते हैं। हमें यहाँ तक जाना है O से A तक, हमें O से A तक जाना है तो कैसे जा सकते हैं, O से B तक और B से A तक। इनके वेक्टर लिख लीजिए, OA है R1 और OB R2 और BA R21 है।
हमें यहाँ से R21 चाहिए, R21 तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम कोई भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था R21, तो हमने ये यहीं से लिखा है R21 बराबर R1 माइनस R2। तो इस तरीके से ये व्यापक फार्मूला हो गया, इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है। अब अगला टॉपिक हमारा रहेगा वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड। जी हाँ, वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र देखिए क्या होता है। ये कोई एक आवेश है प्लस क्यू आवेश है। तो कोई भी जब आवेश होता है प्लस क्यू, अगर प्लस में है, धन में है, तो वहाँ से हमेशा बल रेखाएं निकलती रहती हैं, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर। और यदि कोई माइनस का क्यू आवेश है तो उसमें बल रेखाएं हमेशा प्रवेश करती रहती हैं, उसके तरफ आ रही होंगी। ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, तो इसमें बल रेखाएं अंदर प्रवेश करती रहती हैं। अब देख लीजिए, तो प्लस और माइनस आवेशों में यही विशेषता है, इसीलिए इनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण होता रहता है। यहाँ प्लस वाले से बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस वाले की तरफ पहुँचती हैं। तो प्लस माइनस जब इनके पास पहुँचती हैं तो ये बल रेखाएं आपस में सिकुड़ने का कार्य करती हैं, रस्सी की भांति। तो इसलिए इनमें आकर्षण होता है। और जब असमान होता है, यहाँ पर प्लस का ही क्यू होता, तो यहाँ से भी निकल रही होती चारों तरफ और यहाँ से भी निकल रही होती, तो ये एक दूसरे को दूर दूर भगाती और एक दूसरे में टक्कर होती। तो इसीलिए ये वाला इसको प्रतिकर्षित करता है और इसीलिए इनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैसे हम लोग साधारण भाषा में समझें तो ऐसे समझ लेते हैं कि किसी भी लड़के का कोई गांव या क्षेत्र होता है तो वो क्षेत्र में उसका ज़्यादा बल होता है, ज़्यादा पावर होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी ये कोई एक आवेश है, तो इसका यहाँ आसपास कोई एरिया है जिसमें वो कुछ बल लगा सकता है, वैद्युत बल का अनुभव किसी अन्य आवेश को करा सकता है। यहाँ से हम कोई एक परीक्षण आवेश Q0 लाएं, परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज ये हम लोग हमेशा धनात्मक लेते हैं। इस वाले आवेश को हम ऋणात्मक भी ले सकते हैं। जो हमारे पास आवेश होता है उसको हम धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी ले सकते हैं, लेकिन परीक्षण के हिसाब से टेस्ट चार्ज को हम लोग हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। इसको परीक्षण आवेश को प्रेजेंट करने के लिए Q0 या Q0 ले सकते हैं। अब देखिए कैसे हम लोगों को इसका एरिया पता लगेगा। यदि हम इसको यहाँ से लाना स्टार्ट करें, हम यहाँ पे ला के रख दें, तो यदि इस पर कोई बल, कोई फोर्स कार्य नहीं कर रहा है, कोई वैद्युत बल नहीं कार्य कर रहा है, ना तो अट्रैक्शन ना तो रिपेल, कोई बल नहीं कार्य कर रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि अभी तक ये किसी भी अन्य वैद्युत आवेश के क्षेत्र या फील्ड में नहीं पहुंच पाया है। जैसे जैसे इसको हम लोग और आगे लाते जाएंगे तो क्या देखते हैं, अब इसके क्षेत्र में हम लोग इसको लेके आ गए हैं, तो ये ज़रूर या तो इसको आकर्षित करने लगेगा या प्रतिकर्षित करने लगेगा। तो हम क्या देखते हैं कि ये इस पर वैद्युत बल लगाने लगा है या इस टेस्ट चार्ज पर वैद्युत बल कार्य करने लगा है, तो हम समझ लेते हैं किसी आवेश का क्षेत्र आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी को हम लोग कहते हैं। अब जैसे जैसे हम इसको और अंदर ले जाएंगे तो वैसे वैसे वैद्युत बल का मान बढ़ता जाएगा। हम इसको और अंदर ले आएँ
तो लगने वाले वैद्युत बल का मान और अधिक बढ़ जाएगा। क्यों? उसका रीज़न ये है कि अंदर पास लाने पर बल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाएं और पास पास घनी होती जा रही हैं। देखिए यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं बहुत बहुत पास हैं, और जैसे जैसे हम लोग दूर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे वैद्युत बल रेखाएं दूर होती जा रही हैं। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। देखो यहाँ पर डिस्टेंस इतनी है, और इसके पास चले आओ और कम हो गई, और कम हो गई, और कम हो गई। देख ले कि डिस्टेंस कम होती जा रही है। इसीलिए जब तक हम किसी वैद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में दूर के तरफ रहते हैं, फोर्स कम लगता है, और जैसे जैसे उसके और नज़दीक आते जाते हैं तो लगने वाले बल का मान बढ़ता जाता है। तो इसी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा आप इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी वैद्युत आवेश का, ये वैद्युत आवेश है प्लस Q, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश लाने पर वो वैद्युत बल का अनुभव करता है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसका हमें परिमाण भी चाहिए होगा, कहाँ कितना लगता है। इसको पता करने के लिए फार्मूला में बनाना पड़ेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? इसे हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर, ये फार्मूला होता है। अब देख लीजिए, यदि हम लोग एकांक आवेश का अर्थ होता है ऐसा आवेश जिसका परिमाण 1 कूलाम हो। एकांक आवेश का अर्थ होता है ऐसा आवेश जिसका परिमाण या जिसका मान 1 कूलाम हो। एकांक कूलाम को E=F/Q0 की वैल्यू 1 पुट कर दी तो E किसके बराबर आ गया? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये परिभाषा ज़्यादा अच्छी है। अब हम लोग इस परिभाषा से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, E का मात्रक हो जाएगा बल का मात्रक, और नीचे आवेश का मात्रक लिखना है। बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, और इसकी विमा चाहिए हो, E की विमा चाहिए तो बल की विमा लिख दो और कूलाम की विमा लिख दो। बल की विमा होती है mL/T-2 और कूलाम की विमा होती है AT। इसको सॉल्व किया जाए, mL/T-3 A-1। तो हल करने के बाद ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा आ गई, और यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही होती है जो उस पर लगने वाले बल की दिशा होती है। देखिए, तुम यहाँ से वैद्युत आवेश को लेकर आए हो, ये प्लस है, ये भी प्लस का है, तो इस पर बाहर की ओर बल लग रहा है, इस पर
बल इस आवेश के द्वारा, इसके क्षेत्र के द्वारा बाहर की ओर बल लगाया जा रहा है, तो समझ लीजिए वही वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी। जो लगने वाले बल की दिशा है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। अब ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।